हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जुनून एजुकेशन पॉइंट में। देखिए, जैसा कि आपने पिछली क्लास में 15 नंबर की जो क्लास थी उसमें आपने देखा, हमने मौर्य वंश के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ी। ठीक है। और हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था उस क्लास को। ये 18 जो थे ना, 18 तीर्थ यानी कि विभाग आपको कराए थे। और आज हम 26 अध्यक्ष को बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो मौर्य काल के अंदर 26 अध्यक्ष के पद हुआ करते थे, उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। कल हमने क्या क्या पढ़ा, यानी पिछली क्लास में आपने क्या क्या पढ़ा उसका एक रिकॉल करेंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो थोड़ा सा मैं दोहरा देता हूँ, और अगर कहीं पर आपने कनेक्टिविटी वगैरह नहीं नोट करी हो तो आप अपने हिसाब से नोट कर लेना। क्लास रेगुलर ही आपको देखना है, रेगुलर ही अपने नोट्स को अपडेट करते जाना है। जो आपने पीडीएफ, उम्मीद है आप लोगों ने पीडीएफ बनवा ली होगी, और पीडीएफ बनवा ली या आपके पास है पहले से फाइल, तो उसमें थोड़ा थोड़ा आप नोट करते जाएं, जिससे आपको कहीं ना कहीं याद करने में दिक्कत ना आए। ठीक है। अब देखिए, हमने एक शब्द पढ़ा था अंतर्वशिक। अंतर्वशिक कौन थे? बॉडीगार्ड्स थे। किसके? सम्राट के। ठीक है। दो बारिक द्वारपाल थे, राजमहलों की देखरेख करते थे। प्रशासता यानी बड़ा ही सस्ता हुआ करता था। सस्ता कौन था? बड़े जो लिपिबद्ध करता था ना राजा की आज्ञाओं को, वो बड़ा सस्ता था। ठीक है। तो प्रशासता मैंने आपको बताया था। हमने 8वीं पढ़ा था कि अगर 8वीं पढ़ोगे तो वन विभाग में नौकरी मिलेगी। नागरक है तो नगर बताया था, जो नगर का प्रमुख होगा। दुर्गपाल, भीतरी दुर्गों का रक्षक। अंतपाल, जो सीमावर्ती यानी बीएसएफ के जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है उस तरीके से। ठीक है। दंडपाल, सेना की सामग्री जुटाने वाला होगा। अगर जो सेना की सामग्री नहीं जुटाएगा तो इसको दंड दिया जाएगा। मंत्री परिषद अध्यक्ष परिषद का अध्यक्ष ही होगा। और कर्मांतिक जो है उद्योग धंधों का निरीक्षण करने वाला होगा। जो कर्म करेगा अंत तक वो उद्योग में काम करेगा। नायक की अगर अपन बात करते हैं तो सेना नायक का संचालन, सेना का संचालन करने वाला। बहुत ही अच्छा शब्द आपको बताया था यहाँ पर, व्यवहारिक। व्यवहारिक जो थे वो दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश हुआ करते थे। और जबकि प्रदेष्टा जो होते थे वो फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश होते थे। तो प्रदेष्टा से मैंने आपको प्रदेश का याद कराया है कि प्रदेश का नाम रोशन किया है एक लड़के ने फौज में शामिल होकर। ठीक है। युवराज राजा का उत्तराधिकारी होगा, बिल्कुल। सेनापति, युद्ध मंत्री, युद्ध अगर राजा कहीं करने जाता है तो अपने सेनापति को ही आवाज देगा। सन्निधाता यानी सन डाल देता था, ये कोषाध्यक्ष था। समाहर्ता, राजस्व विभाग अधिकारी। प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। बिंदुसार के समय में खलबटक प्रधानमंत्री थे। और अशोक के समय में राधागुप्त प्रधानमंत्री थी। ये इस तरीके से अपन को ये सब याद रखना है। ठीक है। तीर्थ यानी कितने तीर्थ बताए गए? 18 तीर्थ। ध्यान रहे, ये तीर्थ का मतलब कोई धार्मिक स्थल नहीं है। यहाँ पर तीर्थ का मतलब जो है यहाँ पर विभाग है। तो अलग अलग वंश में कुछ अलग अलग शब्दावली उपयोग में आई होती है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं जी, हमेशा मैं एक उदाहरण देता हूं जब भी क्लास लेता हूं, जैसे कि चार्ट वाट। ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है चार्ट वाट, लेकिन इसको पढ़ के पता है स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति इसको पहली बार इस शब्द को देखेगा ना, तो चार्ट वाट से उसको खाने की चीज याद आएगी कि यार ये चाट पकौड़े की बात कर रहे हैं। ठीक है। जबकि यहाँ पर जो चाट वाट है ना, गुप्त काल के अंदर, एक अभी गुप्त काल पढ़ने वाले हैं, गुप्त वंश पढ़ेंगे। इस गुप्त वंश के अंदर जो सामान्य सैनिक अधिकारी होते थे, जो सामान्य सैनिक होते थे, या आरक्षक बोल दे अपन, है ना, सामान्य सैनिक जो होते थे ना, उनके लिए चाट वाट शब्द इस्तेमाल किया गया। समझ गए? तो ये सामान्य सैनिक यानी कि सिटी में रहने वाले, नगर में रहने वाले, जो पुलिस की तरह काम करते थे, सैनिक थे, तो उनको चाट वाट कहा गया है। किसमें कहा गया भैया? गुप्त वंश में। अब देखो, ये नॉलेज वाली चीज है। अब आपने पढ़ा ही नहीं है तो आपको चाट वाट से मतलब नहीं निकाल पाओगे। ठीक है। जैसे हमने पढ़ी पढ़ा है तो पढ़ी पढ़ी आपको याद है कि हाँ भैया, अधिकारी वर्ग, जो अधिकारियों का समूह था उसको पढ़ी कहा गया। ठीक है। मैंने आपको निष्क बताया है, तो निष्क क्या है? बोले निष्क जो है वो मुद्रा है, ये भी बताया। तो ऐसे करके धीरे धीरे आपको जो है शब्दावली तैयार होंगी, आप नए नए शब्द सीखेंगे और कभी भी एग्जाम में आएगा तो आप कर पाएंगे। ठीक है। इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा था भैया कल पिछली क्लास में? अधिकारी वर्ग को अमात्य कहा गया है, बिल्कुल। गृह एवं वित्त संबंधित कार्य समाहर्ता बताया था, और 18 तीर्थ अपन पढ़े। ठीक है। चक्रपाणी एक बहुत अच्छा वर्ड बताया था। एक लड़के को चक्कर आ गए तो उसको पानी पिलाओ और फिर डॉक्टर के यहाँ ले जाओ, तो चक्कर पानी और फिर चिकित्सक। ठीक है। यानी चक्रपाणी जो थे वो चिकित्सा शास्त्र में निपुण हुआ करते थे गुप्त मौर्य काल के समय में।
और सांची स्तूप अशोक ने बनवाया, बिल्कुल सबको पता है। और अशोक के सारनाथ के लघु स्तंभ से हमने सारनाथ का जो चिन्ह है वो लिया है, ठीक है। इसके अलावा मौर्य काल में धार्मिक व्यवस्था क्या थी? बोले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया जाता है, पहले ये ब्राह्मण थे लेकिन उन्होंने जैन धर्म अपना लिया। और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे, और अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, वो भी उपगुप्त से बौद्ध की धर्म की दीक्षा लेके, ठीक है। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली थी और पंचमार सिक्कों का इस्तेमाल किया जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भू राजस्व आय का मुख्य स्रोत था। और भू राजस्व कितना लिया जाता था? 1/6 यानी 1/6 लिया जाता था, ठीक है। और जो राजकीय भूमि होती थी वो सीता अध्यक्ष की देखरेख में कृषि की जाती थी। और पशुपालन है, कृषि है, वाणिज्य है, इन सबको संयुक्त रूप से मिलाते हैं तो यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल होता है, कौन सा? वार्ता, ठीक है। इसके अलावा मौर्य काल में सामाजिक व्यवस्था जो थी बताते हैं 4 वर्ण में बटा हुआ था। 7 जाति थी जो कार्य के आधार पर बटी हुई थी, ठीक है। और मेगस्थनीज ने दास प्रथा के बारे में लिखा है, बट दास प्रथा का नितांत अभाव बताया गया है, ठीक है, ज्यादा दास प्रथा नहीं थी। अंतिम मौर्य शासक कौन था भाई? अंतिम मौर्य शासक जो था वो बृहद्रथ मौर्य था, और उसको उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मारा था। और पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या करी, इस वजह से मौर्य वंश के बाद में जो वंश की उत्पत्ति होती, जो वंश आता है वो आता है शुंग वंश, ठीक है। शुंग वंश के बारे में हम पढ़ते हैं। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि अशोक के 5 लघु स्तंभ है, बट 5 लघु स्तंभ जो हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है सारनाथ का लघु स्तंभ, ठीक है। और इसके अलावा हमने एक क्रम भी पढ़ा था कि भैया अशोक है, अशोक के बाद में अशोक का नाम आता है तो का आता है, का से कुणाल, ठीक है। कुणाल के बाद एक नाम आता है दशरथ। दशरथ पे बहुत संपत्ति थी, संपत्ति जिस पे संपत्ति होती है सारे सुख होते हैं, देवता भी खुश रहते हैं, देवमर्मन, और सब धनवान व्यक्ति उसका साथ देते हैं, सद्धनवंत। और अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य आपको बताया था, ठीक है। टोपरा और मेरठ के स्तंभ लेख पढ़े थे हमने, फिरोज शाह तुगलक ने कहाँ पे? दिल्ली में स्थापित करवाए थे। और इधर हमने पढ़ा था कि अशोक का कौशाम्बी का जो स्तंभ लेख है उसको समुद्रगुप्त के दरबारी हरिसेन ने उस पर प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी, जिसमें समुद्रगुप्त की 100 विजयों का वर्णन है कि समुद्रगुप्त ने लगभग 100 युद्ध जीते थे, ठीक है। और अकबर ने इसे बाद में कहाँ रखवा दिया था? इलाहाबाद में रखवा दिया था, ठीक है। ये प्रयागराज और इलाहाबाद आपको पता है, प्रयाग प्रशस्ति है तो प्रयागराज, प्रयागराज जो था वो इलाहाबाद का ही नाम था, ठीक है, इलाहाबाद का ही नाम था। प्रयागराज से क्या कर दिया? इसको इलाहाबाद कर दिया, और इलाहाबाद से फिर बाद में क्या कर दिया? प्रयागराज कर दिया, ठीक है। इसके अलावा हमने गुर्जरा और गुर्जरा दतिया में, रूपनाथ जबलपुर में ये पढ़े थे, जिसमें 13 लघु शिलालेख बताए जाते हैं, ठीक है। और अशोक के कुछ नाम बताए थे, जैसे अशोक को गुर्जरा रूपनाथ तो बोलते ही हैं, इसके साथ में अशोक को देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी, देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी भी अशोक को बोला गया है, ठीक है। इसके अलावा इसमें हमने 14 शिलालेख आपको बता दिए थे, याद करा दिए थे बढ़िया से, जिसमें पहला जो शिलालेख है इसमें पशु बलि की निंदा बताई थी आपको। दूसरे शिलालेख में अशोक ने मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा के बारे में बात कर, इसमें ऑब्जेक्ट्स बताए थे आपको। तो एक लड़का था वो बकरे को ले जा रहा था बलि के लिए, तो वन शन से याद आता है पहला शिलालेख। टू पर शूज था, तो शूज उसने गाय के लिए और उस व्यक्ति के लिए शूज राजा ने दिए थे। गाय के लिए चारों पैरों में शूज पहनवा दिए थे, इसलिए हमें शूज से याद आता है मनुष्य पशु की चिकित्सा। तीसरा, 3 से ट्री याद करा था, यानी कि पेड़, यानी प्रति 5 वर्ष के दौरे पर वो जाएं अधिकारी और कोई ना कोई धार्मिक नियम अंकित करें, ठीक है। चौथा शिलालेख है, सिंहासन पे बैठ कर अशोक कहता है यह मेरी गोश नहीं है, धम्म की गोश है। पांचवा, उसने अपनी वाइफ को काम सौंप रखा था कि किसी भी धर्म मात्र की, अगर धर्म महामात्र की नियुक्ति करना है तो उसके डॉक्यूमेंट तुम्हें चेक करना, ठीक है। छठवा, 6 विक्स है, आत्मनियंत्रण के बारे में बताया है। सातवां आठवां, जब भी आप तीर्थ यात्रा पर जाएं तो अपनी फैमिली के साथ साथ जाएं, तो सातवां आठवां बताया था। और नवा शिलालेख सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार के बारे में बताते हैं कि भाई एक शराबी अपने दोस्त को बोतल गिफ्ट करता है तो बोले सच्चे शिष्टाचार की बात हो गई। 10वां शिलालेख है हैन से पूछता था कि प्रजा के हित में कोई भी डिसीजन लेता था अशोक, तो ऐसे टैन हैन से याद कराया था। और 11वां एक एक करके धर्म की व्याख्या बताई थी। और 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति करना है तो 12th पास होना चाहिए। 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन है। 14वें शिलालेख में धार्मिक जीवन व्यतीत करें। ये सब चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, ठीक है। अब हम आते हैं जो हमें अभी आगे कंटिन्यू पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए ऐसे ही धीरे धीरे ही आपकी नॉलेज बढ़ेगी, बूंद बूंद से घड़ा भरता है भाई, ये प्रकृति का नियम है। और आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो धीरे धीरे बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा। देखिए
ये जो क्लास है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये 16 नंबर की क्लास है ना। अब मेरे को पढ़ाते पढ़ाते 16 दिन हो चुके हैं और 16 दिन में हम किस वंश पे आए हैं, अभी मौर्य वंश पे आए हैं 16 दिन में, समझ रहे हो। तो आप अनुमान लगा सकते हो कम से कम 2 से 3 महीने तो हमें हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते हो जाएगा, ठीक है। 2 से 3 महीने हमें हिस्ट्री में लग जाएंगे, 3 महीने लगेंगे तो मिनिमम 2 महीने तो आप मान के चलिए, ठीक है। तो मटेरियल भी उसी हिसाब से है आपको, और इसमें जो पीडीएफ अवेलेबल कराई है वो पूरी हिस्ट्री नहीं है, उसमें जहांगीर तक है। लास्ट जो होगा आप देखना फाइल का लास्ट वाला जो पेज होगा पीडीएफ का, उसमें जहांगीर के बारे में होगा लास्ट में। अब जहांगीर के बाद और भी जो शासक आए, शाहजहां भी आएगा जहांगीर के बाद, तो है ना, और भी मुगल शासक आएंगे, फिर अंग्रेज आएंगे, फिर आधुनिक भारत पूरा जो तुम्हारा मॉडर्न हिस्ट्री है, आधुनिक भारत है, पूरा पड़ा हुआ है। तो वो दूसरी फाइल में मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा जब ये फाइल कंप्लीट हो जाएगी, तो ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, 26 अध्यक्ष को हम पढ़ेंगे, बढ़िया से अच्छे से कनेक्टिविटी बताऊंगा। थोड़ा थोड़ा अगर आपके पास फाइल है तो नोट करते जाना, बढ़िया से आपको मजा आ जाएगा याद करने में, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पणयाध्याय, यहाँ इसको पूरी डिटेल पढ़ते हैं पहले, ठीक है। तो अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों का उल्लेख है, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते थे, मंत्रियों के निरीक्षण में काम करते थे, ठीक है। और संभवतः इन अध्यक्षों को ही मेगास्थनीज ने एक प्रकार से मजिस्ट्रेट कहा है, ठीक है। एक प्रकार से मजिस्ट्रेट ये शब्द इस्तेमाल हुआ है, मजिस्ट्रेट वैसे न्यायाधीश को बोलते हैं। तो ये जो न्यायाधीश जैसे मजिस्ट्रेट बोला है तो ये अपने क्षेत्र के मजिस्ट्रेट है एक तरीके से। जैसे मान लीजिए वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष है, तो वाणिज्य विभाग का कोई भी कार्य रहेगा किसी भी प्रकार का तो इनके कहने पर ही होगा, है ना। तो ये अपने तरीके से मजिस्ट्रेट है, हालांकि मजिस्ट्रेट का अर्थ हम न्यायाधीश से लगाते हैं, आज केवल वही होते हैं मजिस्ट्रेट, बट उनको बोला गया है एक तरीके से मजिस्ट्रेट अध्यक्ष जो मुख्य व्यक्ति है, ठीक है। तो अलग अलग विभागों के अलग अलग अध्यक्ष थे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है पणयाध्यक्ष, ओके। वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था जिसे पणयाध्यक्ष कहते हैं, ये वाणिज्य विभाग के साथ साथ ये विक्रय विभाग, ठीक है, जो विक्रय विभाग होता था ना उसको भी ये देखते थे। विक्रय विभाग, वाणिज्य विभाग, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट जो था वो इनके पास था, किसके पास, पणयाध्यक्ष के पास, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पणयाध्यक्ष, यहाँ पर लिखा हुआ वाणिज्य विभाग, ओके। तो हम ऐसे याद रखेंगे कि सोचिए वाणिज्य यानी कोई व्यापारी है, वो व्यापार करने के लिए पणयाध्यक्ष के पास में आया है और वो उससे कुछ अनुमति ले रहा है कि साहब मेरी ये फाइल है इसको कंप्लीट कर। तो वो अध्यक्ष जो है, वो ऑफिसर जो है, वो उससे ये कह रहे हैं कि बाहर लिस्ट लगी हुई है और किसको कितना क्या तुम्हें रसीद कटेगी, मतलब इस डॉक्यूमेंट का क्या चार्ज होगा, बोले तुम्हें बाहर मिलेगा। बोले साहब किससे पूछूंगा, कहाँ मिलेगा। तो वो अधिकारी हैं, वो क्या कहते हैं उससे, पढ़या पढ़या पढ़या, यानी पढ़ आ, समझ में आ रहा है ना। तो देसी भाषा में कहता है पढ़या जाके, है ना, पढ़या, बाहर लिखा होगा देख के, पढ़या जाके, वहां पर रेट डली है और वो रसीद कटा, वो पैसे जमा कर, तब तेरी फाइल जो है वो आगे बढ़ेगी। तो पहले पढ़या, अच्छे से पढ़या, वो लिस्ट लगी है पहले उसको पढ़या, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रोसेस होगी, बोले पणया अध्यक्ष है और पणया अध्यक्ष है वाणिज्य विभाग, वो वाणिज्य से, वाणी भी बोल सकते हैं, बड़ी ही तीव्र वाणी से वो बोला, वो तेज आवाज में बोला कि पहले जाके पणया, है ना। अब जैसे विक्रय विभाग है, तो विक्रय विभाग यानी कोई चीज की वस्तु अगर उसकी सेलिंग प्राइस है तो पूछा जा रहा है कितने की है, तो बोले भैया तेरे को ये नहीं पता कितने की है, तो तेरे को नहीं पता, तू जाके पणया जाके देख, वहां पे सामने लिखा हुआ है पणया जाके, है ना। तो ऐसे वाणिज्य विक्रय विभाग का अध्यक्ष होगा तो उसको हम पणया अध्यक्ष से याद करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए विक्रय विक्रय विभाग मैंने आपको बता दी, ठीक है, विक्रय बता दिया। तो विक्रय का कैसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक मॉल है और एक व्यक्ति क्या करता है, शर्ट लेता है नई और वो सीधी काउंटर पे जाके बोलता है भाई साहब कितने की है। तो काउंटर वाले को गुस्सा आता है कि भाई जहाँ से शर्ट उठाई है वहां पर रेट डली रहती है, आपको मालूम है, जहाँ से भी कोई चीज उठाएंगे। तो बोले पहले तू जाके पढ़िया देख ले भैया जाके अच्छे से कितने की है, तो ही मैं पैसे काटूंगा, वरना तेरे को लगेगा कम ज्यादा, ठीक है। तो पहले पढ़िया देख ले, ये बहुत महंगी है, 3,000 रुपए की शर्ट है, तेरे बजट में है कि नहीं, पहले पढ़िया। तो बोले यार मैंने तो देखा ही नहीं कि कितने की है, तो फिर वो जाता है देखने के लिए, ठीक है। तो इस टाइप से आप पढ़े अध्यक्ष को याद रखेंगे। सुरा अध्यक्ष है, देखो सुरा, सुरा से देखो अपन बोलते ना सुरापान करते थे, सुरापान। तो सुरापान का मतलब आप समझे क्या, सुरापान का मतलब मदिरा पीते थे, वाइन पीते थे। तो यहाँ पर जो सुरापान है तो ये सुराध्यक्ष हो गया, तो इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। तो सुराध्यक्ष कौन है, आबकारी विभाग का अध्यक्ष। देखिए आज भी आबकारी डिपार्टमेंट होता है, आज भी आबकारी विभाग जो है ना, शराब से जुड़े हुए जो भी कार्य होते हैं वो उसको देखते हैं, ठीक है।
तो आबकारी विभाग का जो अध्यक्ष होता था वो था सुराध्यक्ष। तो सुरा से सुरापान याद आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। सूना अध्यक्ष किसे बोलेंगे, बोले बूचड़ खाने का अध्यक्ष था, उसे सूना अध्यक्ष कहा गया है। तो बूचड़ खाने से हम ऐसे याद करेंगे कि जो बूचड़ खाना है ना, बूचड़ खाने अब आजकल क्या हो गए, सूना सूना हो गया है, खाली हो गए बूचड़ खाने, क्योंकि ये बूचड़ खाने जो होते हैं ना, इनमें जानवरों को कत्ल किया जाता था, ठीक है। जैसे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर चमड़े का काम होता है, मांसाहार वगैरह ज़्यादा होता है, तो वो जानवरों को वहाँ पर काटते थे और उनकी त्वचा वगैरह निकालते थे, तो उसको बूचड़ खाना बोला जाता है। जैसे किसी मरे जानवर की त्वचा निकालनी है तो वो एक बूचड़ खाने में निकालते थे, उस त्वचा को साफ करके फिर फैक्ट्री में बेचते थे, ठीक है। तो बोले आजकल जब से योगी आदित्यनाथ सीएम बने हैं तब से ये बूचड़ खाना कैसा हो गया, सूना सूना हो गया, क्योंकि बहुत से लोग इलीगल तरीके से काम करते थे ये वाला, तो वाकई में सूना हो गया है, तो सूना अध्यक्ष है। सूरा अध्यक्ष हो गया आबकारी विभाग का, पणिया अध्यक्ष हो गया वाणिज्य विभाग का। तो ऐसे करके थोड़ा नामों को कनेक्ट करके याद रखना है, ठीक है। गणिका अध्यक्ष जो है वो गणिकाओं का अध्यक्ष है, तो इसमें दिमाग मत लगाइए आप, ठीक है। तो ये जो गणिका अध्यक्ष है तो गणिकाओं का ही अध्यक्ष होगा, तो आप इसको ऐसे ही करके याद करिए, इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, ठीक है। सीता अध्यक्ष है राजकीय कृषि विभाग के अध्यक्ष होगा, वो पहले ही पढ़ चुके हैं। अकरा अध्यक्ष है ना, देखो खान के विभाग का अध्यक्ष, जो माइन होती है ना, जो खान होती है, खदान होती है तो उन खदानों में कितना माल निकल रहा है, कहाँ पहुंच रहा है, क्या है, इसका सबका ब्यौरा रखने वाला जो अधिकारी या अध्यक्ष होगा उसको बोलेंगे आकरा अध्यक्ष, ठीक है। तो देखो अकरा, अकरा कितना अच्छा नाम है, खान से याद रखें, खान। तो खान से कैसे याद रखेंगे, खान से खाना याद रख लेंगे। तो सोचे एक व्यक्ति था, वो खाना खा रहा था और खाना खाते खाते पता नहीं उसको क्या हुआ, कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम हुई, अटैक आ गया, क्या है, तो खाना खाते खाते क्या हो गया, अकड़ा। अकड़ा का मतलब अकड़ के रह गया, अकड़ के रह गया, जैसे खाना खा रहा था ना, अकड़ के रह गया, हैंग हो गया कंप्यूटर की तरह, ठीक है। तो अकड़ा, अकड़ा क्यों अकड़ा, क्योंकि वो खाना खा के अकड़ेगा, ठीक है। तो खान विभाग है तो अकड़ा अध्यक्ष हो गया, ठीक है। अच्छा एक और चीज है, तो इसमें एक पंथ दो काज हो जाते हैं। देखिए एक कंट्री है, एक देश है अफ्रीका महाद्वीप में, उसका नाम है घाना, ठीक है, घाना। और उसकी जो राजधानी है वो है अक्रा, ठीक है। और उसकी जो करेंसी है, मुद्रा, वो है कैडी, ठीक है। देख लेना, आप सर्च कर लेना, घाना अकरा कैडी। तो देखिए हमने खाने को इधर से याद करा ना कि खाना खाते हुए वो अकड़ गया था, तो ये ही हमें कैपिटल भी याद होती है इसी से, इसी वजह से हमें कैपिटल भी याद आती है, तो हमने याद भी कराई है इसको। तो घाना यानी खाना खा रहा था, खाना खाते खाते अकड़ गया, कौन, बोले इसको कैडी, कैडी जो है ना ये वहाँ की मुद्रा है, बट हम उसको कैदी से याद करते तो बड़ी जल्दी याद होता है कि जेल के अंदर एक कैदी था, वो खाना खा रहा था, खाना खाते खाते अकड़ के रह गया क्योंकि किसी ने उसके खाने में जहर मिला दिया, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही ना, तो इनको याद रखेंगे। अगला देखते हैं कोस्ट गार्ड अध्यक्ष। तो कोस्ट गार्ड जो है ना, कोस्ट गार्ड को देखेगा। कुपिया अध्यक्ष वनों का अध्यक्ष होगा, ये कुपिया को याद रखना है, वनों का अध्यक्ष। कुपिया से ऐसे याद रखेंगे, खुफिया याद रख लेंगे। कोई भी व्यक्ति खुफिया है ना, जो लोगों के सामने नहीं आना चाहता है, जासूस है, तो बोले ये जो खुफिया लोग होते थे ना, खुफिया तरीके से कहाँ छुपे रहते थे, वन में। सिटी में थोड़ी छुपेंगे, सिटी में तो पकड़े जाएंगे, तो बोले वन में। तो कुपिया अध्यक्ष याद रखना है कि जो भी खुफिया होते थे वो वनों में छुपे रहते थे, ठीक है। और वनों में छुप के राजा को खबरें देते थे, ऐसे करके याद कर लेंगे। अब यहाँ पे लिखा है आयुधगार अध्यक्ष। देखिए आयुधगार क्या होता है, आयुधगार होता है जहां पर हथियार बनाए जाते हैं, ठीक है। आयुधगार अध्यक्ष होते थे, जो आयुधगार जहां पर हथियारों का निर्माण किया जाता था, तो उसको बोला गया है आयुधगार अध्यक्ष, ठीक है। शुल्क अध्यक्ष क्या है, तो बोले व्यापार कर वसूली करने वाले अध्यक्ष। शुल्क अध्यक्ष, शुल्क अध्यक्ष होते थे वो व्यापार कर वसूली करने वाले अध्यक्ष होते थे, तो शुल्क लेते थे व्यापार पर जो भी कर, टैक्स वगैरह लेने वाले, ठीक है। ये चीज तो नाम से समझ में आ रही है। आयुधगार है तो इसमें जो हथियार वगैरह बनाएंगे उसका प्रमुख। कुपिया अध्यक्ष, खुफिया बनों का अध्यक्ष होगा। कोस्टगार, कोस्टगारी है। अकरा है, ये थोड़ा सा खान याद रखना है, क्योंकि आपसे जब प्रश्न पूछेंगे तो ऐसा ही पूछा जाएगा जिसका आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो। जैसे मान लो कोस्टगार का अध्यक्ष कोस्टगार ही है, ठीक है। कोस्टगार का अध्यक्ष कोस्टगार अध्यक्ष ही है,
तो ये थोड़ी पूछेगा आपसे, आपसे ऐसा पूछेगा खान विभाग का अध्यक्ष कौन था, 4 ऑप्शन देगा। तो आपने पढ़ा होगा तो ही आप आकर अध्यक्ष बता सकते हो, अन्यथा नहीं बता सकते, ठीक है। अब बात आती है भाई सूत्राध्यक्ष। देखो सूत्र से सूती, सूती वस्त्र होते हैं, कॉटन, ठीक है। तो जो सूती वस्त्र होते हैं उससे सूत्राध्यक्ष बना है, जो धागा जो होता है सूती, ठीक है। तो ये कताई बुनाई विभाग भी होता था जिससे सूत्राध्यक्ष कहा गया, ठीक है। अब देखिए यहां लिखा हुआ है लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष छापे खाने का अध्यक्ष होता था, ठीक है। मुद्रा जारी करने का प्रमुख अधिकारी, तो ये इसको बोलते हैं टकसाल विभाग का अधिकारी। टकसाल में क्या होता था, टकसाल में सिक्के ढाले जाते थे। तो लक्षणाध्यक्ष अपन को याद रखना, लक्षणाध्यक्ष, ठीक है। तो टकसाल विभाग, तो टकसाल आपको अच्छे से याद रखना है, सिक्के ढलाई यहाँ होती थी। तो सोचिए एक लड़का था, वो क्लास में बैठा था टेबल पे, वो ऐसे ही हाथ मार रहा था और ऐसे टक टक आवाज आ रही थी टेबल में, ठीक है। उसके पास कुछ सिक्का था उसके पास, सोच लीजिए, और सिक्के को ऐसे करके वो टेबल पे मार रहा था। और उधर ही सामने टीचर बैठे हुए थे तो उनको आवाज आ रही थी, टक 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 आवाज आ रही थी। तो टीचर उसको गुस्सा करते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, और टीचर कहते हैं क्यों, तेरे में लक्षण नहीं है क्या, लक्षण लक्षण, है ना, तेरे में बिल्कुल लक्षण नहीं है, क्लास में बैठा टक 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 आवाज कर रहा है ना, ये कोई तरीका है, तू पढ़ने आया है कि टक 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 आवाज करने आया है ना। तो लक्षणाध्यक्ष, तो वो टीचर बोलते हैं तेरे में लक्षण नहीं है क्या, बिल्कुल भी सिक्के से टक टक आवाज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ लक्षणाध्यक्ष छापे खाने का अध्यक्ष हो गया। मुद्रा जारी करने का प्रमुख अधिकारी, हर टकसाल सौवर्णिक नामक अधिकारी के अधीन होते थे, ठीक है। तो ये जो हर टकसाल जो है, जो भी टकसाल विभाग होती थी, उसमें एक अधिकारी होता था सौवर्णिक, ठीक है। और सौवर्णिक अधिकारी के अधीन होता था ये टकसाल विभाग है। सिक्के की जांच करने वाला अधिकारी रूप दर्शक, बिल्कुल ये भी इजी है, क्योंकि वो क्या करता था, सिक्के के रूप का दर्शक था, यानी सिक्का कैसा बनना है, सही गोल बना है कि नहीं, सही प्रिंट आया है कि नहीं, तो सिक्के के रूप का दर्शक हो गया रूप दर्शक, ठीक है। अब बात आती है लोहा अध्यक्ष। तो धातु विभाग का अध्यक्ष होगा तो लोहे से संबंधित। हाँ विविता अध्यक्ष, देखो मैंने एक उदाहरण भी दिया था तुम्हें, है ना, ये चारागाह का अध्यक्ष है, ओके। तो चारागाह का अध्यक्ष होता था, यानी कि जैसे मान लीजिए सरकारी भूमि पर कोई अपनी गाय चरा रहा है तो उससे भी टैक्स लेंगे चारागाह का, है ना। तो चारागाह का हिसाब किताब रखना है जो भी है। तो चारागाह का अध्यक्ष तो उसको बोलते हैं विविता अध्यक्ष। इस विविता को बबीता से याद कर सकते हैं, ओके। इसको याद कर सकते हैं अपन काय से, विविता बबीता, विविता बबीता, ठीक है। तो विविता बबीता चारागाह का अध्यक्ष अपन को याद रखना है। विविता से मैंने आपको बबीता बताया, तो सोचिए बबीता नाम की एक लड़की है और वो घर पे क्या करती है, चरती रहती है, मतलब दिन भर खाती रहती है कुल मिला के। तो चारा, चारागाह यानी चरना, चरना एक प्रकार से गाय का चरना भी होता है, और कुछ लोग घर पे भी दिन भर चरते रहते हैं, वो बात अलग है। तो कहने का मतलब यहाँ विविता को बबीता से याद रखना है, और बबीता घर में क्या करती रहती है, चरती रहती, खाती रहती, खूब खाती रहती है, ठीक है। तो चारागाह का जो होगा वो विविता अध्यक्ष हो गया, ठीक है। अब देखिए नाम ही इतने अटपटे हैं, तो फिर अपन को क्या करना पड़ेगा, उनको चटपटा बनाना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो याद होंगे। अब इसमें क्या है, रटने का काम नहीं है, विविता अध्यक्ष चारागाह, विविता अध्यक्ष चारागाह का विविता, अर्थ निकालो ना आप, अर्थ निकाल के याद करो, लॉजिक रखो आप इसके पीछे, मैं गारंटी देता हूँ आप भूलोगे नहीं। टकसाल विभाग का अध्यक्ष, जैसे मैंने आपको बताया टकसाल, तो टक टक आवाज कर रहा था, लक्षण नहीं है क्या तेरे में, देखो लक्षण हर जगह मैं कहीं ना कहीं आपको लॉजिक बताता हूँ। तो ये आपका यहाँ पे प्लस पॉइंट है कि आपको सीधा सीधा ऐसा ही ना बता के निकल नहीं रहे हम आगे, ठीक है। हर एक चीज का लॉजिक बता देते हैं कि भैया इसको ऐसे याद कर लो, आपको याद है। जैसे मैंने प्रदेष्टा का उदाहरण बताया आपको, है ना, इस प्रदेष्टा को मैंने प्रदेश का से याद करा दिया मान। अब जो चीजें तुम्हें ध्यान रखना पड़ेंगी ना, कि सर ने प्रदेष्टा को प्रदेश का से याद कराया, अब ये तुम्हारी समझदारी है कि मैंने जब ये चीज बताई आपको कनेक्ट करके, तो जहां पर प्रदेष्टा लिखा है तो वहां पर ऐसे प्रदेश का ऐसे थोड़ा छोटे शब्दों में तुम्हारी फाइल में लिखा, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि पीडीएफ डाउनलोड करिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके, और उस पीडीएफ की एक फाइल बनवाइए बढ़िया से, और जैसे पढ़ाई होती है क्लास के अंदर सेम वैसे करिए, तब देखिए आपको कितना बेनिफिट मिलता है। और मैं कह रहा हूँ आप इस 15 दिन की क्लास अगर आपने ली है, तो 15 दिन की क्लास में काफ़ी कुछ सीख गए। अगर नया स्टूडेंट है, पहली बार ही अगर वो तैयारी कर रहा है, पहली बार हिस्ट्री पढ़ रहा है ना, तो 15 दिन में इसको अच्छी खासी नॉलेज हो। और जितना तुमने पढ़ा है ना, तो इनमें से आप किसी से क्वेश्चन करके देखना या किसी को बता के देखना, आपको खुद लगेगा कि नहीं यार ठीक ठाक। आप खुद से पढ़ते वो कुछ अलग है, और आप एक
मार्गदर्शन मिल रहा है आपको, उससे पढ़ रहे हो, वो कुछ और है। ठीक है, तो बोलते हैं ना बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता, और बिना मार्गदर्शक के अपन को कोई रास्ता अगर नहीं दिखाने वाला हो तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि आप ऐसा करिए, तो उससे आपको पूरा पूरा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। विविता अध्यक्ष क्लियर हुआ। गो अध्यक्ष है तो पशुधन विभाग का अध्यक्ष, तो इसमें भी दिमाग नहीं लगाना। मुद्रा अध्यक्ष है, ये पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष होता था। मुद्रा अध्यक्ष जो है वो पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष, यानी कि यहाँ पर जो पासपोर्ट है या कोई ऐसा कागज होता होगा जिसमें राजा का कोई ऐसा सिंबल बना देते होंगे जिससे वो कहीं भी आ जा सके आसानी से। ठीक है, तो उसको मुद्रा अध्यक्ष श्रेणी में रखा। ठीक है, नवा अध्यक्ष क्या है, जहाज रानी विभाग, यानी कि जो नौकाएं चलती थी, जो जहाज चलते थे एक देश से दूसरे देश जाने के लिए, व्यापार के लिए, तो उन जहाजों की देखरेख करने के लिए नवा अध्यक्ष होता था। ठीक है, ये नवा से नेवी याद नहीं आता अपन को, नेवी है ना, ये नवा है वो नवी है, नवी नेवी नेवी, इसको नेवी से याद करो ना। तो जहाज की देखरेख करने वाला जो डिपार्टमेंट होता है अपन उसको क्या कह देते हैं, सेना जो होती है, जो जल सेना होती है, तो नेवी कहते हैं, नेवी। तो नेवी से नवा याद रखना, बस सिंपल है। जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष नवा अध्यक्ष। पत्तन होता है, पत्तन, पत्तन का मतलब बंदरगाह होता है, है ना, जैसे विशाखापट्टनम अपन बोलते थे, सबसे गहरा बंदरगाह बोलते हैं विशाखापट्टनम को। ठीक है, तो पत्तना अध्यक्ष तो पत्तन को देखेगा, पत्तन का मतलब क्या होगा, बंदरगाह होगा। संस्था अध्यक्ष है व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष। अब यहाँ पर क्या है, देखो जहाज से जा रहे हैं तो नवा अध्यक्ष हो गया, व्यापारिक मार्ग से जा रहे हैं यानी कि कोई एरिया फिक्स कर दिया, इस रास्ते से जाएंगे तो वहां पहुंचेंगे, तो व्यापार का जो रास्ता होता था उसको बोला गया संस्था अध्यक्ष। क्या बोला जाता था, संस्था अध्यक्ष। तो व्यापार, तो व्यापार करने के लिए एक संस्था स्थापित की जाती है। ठीक है, तो व्यापार करने, व्यापारियों का समूह है, तो उन व्यापारियों ने क्या किया, एक संस्था बना ली, है ना। बिजनेसमैन होते हैं ना, संस्था बना ली उन्होंने, कंपनी बना ली, और उस कंपनी के अनुसार वो क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। ठीक है, तो संस्था अध्यक्ष है तो व्यापारी मार्गों का अध्यक्ष इसको कहा गया है। ठीक है, देवता अध्यक्ष है तो धार्मिक, तो धार्मिक जो हैं तो वो देवता को मानेंगे। पोतवा अध्यक्ष, ये थोड़ा सा अलग शब्द मिला। माप तौल का अध्यक्ष होता था, माप तौल विभाग का, उसको बोलते थे पोतवा अध्यक्ष। क्या बोलते थे, पोतवा, माप तौल। ठीक है, तो देखिए, सोचिए कोई व्यक्ति है, वो सब्जी बेचता है। अब सब्जी बेचता है तो वो अपनी तराजू पे रख के बेचता है, बस उसकी जो तराजू है उस पर बहुत ज़्यादा जंग लग गई है, मान लीजिए। ठीक है, उसकी तराजू पर जंग लग गई है, तो लोग क्या कहते हैं, भैया तू जंग लगी हुई सब्जी देगा क्या हमें, है ना, तू एक काम कर, इस तराजू को बढ़िया से पोतवा, यानी पुतवा ले बढ़िया अच्छे से। ठीक है, तराजू और बांट को पुतवा ले। आपने किसी को भी अगर तराजू बांट पर कलर करते देखा होगा, किसी भी सब्जी वाला या कोई ऐसा व्यक्ति है जो स्मार्ट तराजू का उपयोग करता होगा, गारंटी से कहता हूँ आपको अब ये याद आने वाला है, पोतवा दे। ठीक है, तो बोले भैया इसको पुतवा ले, अच्छे से पुतवा ले, जो तराजू बांट को है ना, इसमें जंग लगी है, हमारी सब्जी में लग जाएगी और वही हम सब्जी खा लेंगे, है ना, तो इसको भैया पुतवा अच्छे से, तो पोतवा अध्यक्ष अपन को याद रखना। ठीक है, मापा अध्यक्ष तो दूरी को मापा जाता है, आपको मालूम है। ठीक है, अश्वाध्यक्ष जो घोड़े संबंधित, अश्व घोड़े को कहते हैं। हस्ताध्यक्ष हाथियों, स्वर्ण अध्यक्ष सोने का देखरेख करने वाला, और अक्षपटला अध्यक्ष महालेखाकार, ये अच्छा शब्द है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ अक्षपटलाध्यक्ष महालेखाकार, महालेखाकार यानी जांच करता है एक तरीके से। हमारे जो भारत है, भारत में एक संवैधानिक पद होता है और वो होता है सीएजी का। ओके, सीएजी का, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे महानियंत्रक लेखा परीक्षक कहते हैं। ये संविधान के अनुच्छेद 148 में आता है। ये क्या करता है, ये सीएजी जो होता है ना, ये पूरी सरकार के जो भी खर्चे होते हैं साल भर में, है ना, बोलते नहीं है कि इतने रुपए की ये योजना आई, इसमें इतना खर्च किया गया, इसमें ये करवाया गया, वो इतना स्वीकृति लेते हैं, स्वीकृति ली जाती है किसी भी योजना को लेके, है ना, किसी भी काम को लेके स्वीकृति ली जाती है, तो उसका हिसाब किताब तो रखना होगा ना। तो उसका हिसाब किताब रखने के लिए कैग होता है, कैग उसका हिसाब किताब रखता है सरकारी खर्चों का, कितना क्या हुआ। ठीक है, तो इसको आर्टिकल नंबर 148 में रखा गया है, संवैधानिक पद है, अनुच्छेद 148, जिस संविधान में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब इसको हमने पता है कैसे याद करा है, हमने इस 148 को तारीफ से याद करा है, जस्ट तारीफ। बोले महानियंत्रक लेखा परीक्षा जो कैग होता है ना, कैग, इसकी तो भैया तारीफ करना पड़ेगी, इसकी हमेशा तारीफ करना चाहिए। क्यों तारीफ करना चाहिए,
इसे तारीफ करना चाहिए क्योंकि भैया ये जो है ना पूरा लेखा जोखा देखता है, यानी कि पूरा बात समझ में आ रहा है। लेखा जोखा का मतलब ये पूरा हिसाब किताब रखता है। तो अब ये हिसाब किताब रखेगा तो इसकी तो तारीफ ही करेंगे, बुराई कर दी तो पता चला कि जीरो ही गायब कर दे, जीरो लगा दे हिसाब किताब में, तो दिक्कत खड़ी नहीं हो जाएगी। तो भैया कैक की तो हमेशा क्या करते रहो, तारीफ करते रहो, अरे बहुत अच्छे है भैया हमारे अंतर लेखा परीक्षा, ठीक है। तो यानी कि जो अकाउंटेंट होता है तो उसकी तारीफ करते रहो, तो कितना अच्छा वर्ड है। अब ये तारीफ किसको समझ में आएगा, जिसने नंबर सिस्टम की क्लास देखी होगी, ठीक है। नंबर सिस्टम की यानी ईयर याद करने वाली, वर्ष याद करने वाली जो वीडियो है वो देखी होगी, प्लस जिसको ये बहुत अच्छे से नंबर सिस्टम तैयार हो गया होगा। यहाँ सर ने बताया था 1 का टी और डी होता है, 4 का आर होता है, 8 का एफ होता है। अब जिसको ये क्लियर पता होगा वो समझ जाएगा कि हाँ सर ये शब्द हमें समझ में आया, क्योंकि इसमें क्या है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है और आपको जो नंबर सिस्टम बताया वो क्लियर याद होने की जरूरत है, ठीक है, तभी ये ऐसे आप कर पाओ, ठीक है। तो ये तो मैं उदाहरण बता रहा हूँ भैया, ये छोटी छोटी ये तो चीजें ऐसी हैं कि कभी भी एग्जाम में आ जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं, आर्टिकल पूछे जा सकते हैं, बट आपको याद अच्छे से होना चाहिए और याद होगा लॉजिक से जब आप आगे पढ़ोगे तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अक्षपटला अध्यक्ष यहाँ लिखा है महालेखाकार, तो इसको अक्षपटला अध्यक्ष से कैसे याद करोगे वो देखो। अक्षपटला से अपन बोलेंगे ये अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए, अच्छा पढ़ा लिखा, अच्छा पढ़ा लिखा, सही बात है। जो अकाउंटेंट है, जो हिसाब किताब रखने वाला है, तो भैया वो अच्छा पढ़ा लिखा ही होना चाहिए। जब वो अच्छा पढ़ा लिखा होगा तभी तो पूरा लेखा जोखा रखेगा। तो यहाँ पर हमें अक्षपटला अध्यक्ष यानी महालेखाकार को याद रखना है, जो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा होगा, अक्षपटला अध्यक्ष, ठीक है। महालेखाकार यानी कि अकाउंटेंट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने ये पूरे 26 अध्यक्ष आपको बता दिए हैं, बाकी का आप लॉजिक से उसको रिवीजन करके बढ़िया से याद रखिए, ठीक है। अब बात आती है भैया नगर प्रशासन की। मेगास्थनीज की इंडिका से ही पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है, ओके। उसने नगर के प्रमुख अधिकारी को एस्ट्रोनोमोई कहा है। जो नगर का प्रमुख अधिकारी होता था, जैसे एग्रोनोमोई हमने पढ़ा ना, एस्ट्रोनोमोई उधर एग्रोनोमोई पढ़ा है, ठीक है। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की एक समूह के द्वारा, देखो कितना अच्छा मैनेजमेंट था मोर वंश के अंदर, ठीक है। जैसे हमारे शहर को चलाने के लिए एक नगर पालिका होती है और बड़ा महानगर होता है तो नगर निगम होता है। तो नगर पालिका होती है तो नगर पालिका में कुछ मेंबर्स होते हैं, है ना, जैसे वार्ड होते हैं तो वार्ड के हिसाब से मेंबर होते हैं, वो मेंबर अपने अध्यक्ष को चुनते हैं। तो देखो यहाँ पर भी क्या था उस समय में, यानी मौर्य वंश के समय में, ये मौर्य वंश का समय कब का है, 322 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व। ये अब आपको क्या होता है, क्लियर याद होनी चाहिए ये चीजें, है ना, कि हाँ हमें क्लियर याद है कि 322 से 184 के बीच में मौर्य वंश था, ठीक है। अब यहाँ पर इस बीच में ये जो मौर्य वंश जब चल रहा था तो मैनेजमेंट देखिए आप, यहाँ पर क्या था कि नगर का जो प्रशासन था, ठीक है, पूरे नगर को प्रशासन 30 सदस्यों की एक समूह के द्वारा करते थे, यानी कि टीम होती थी 30 सदस्य की एक समूह के द्वारा होता था और इसकी कुल 6 समितियां होती थी। तो अब देखो इनकी काउंटिंग याद रखना है, 18 तीर्थ याद रखना है, 18 तीर्थ हो गए और 26 अध्यक्ष हो गए, ठीक है। इसके अलावा 14 शिलालेख हो गए और 13 लघु शिलालेख हो गए, 7 स्तंभलेख हो गए, 5 लघु स्तंभ हो गए, ठीक है। 7 जातियां हो गई जो कर्म के आधार पर बटी हुई थी, 4 वर्ण हो गए और 5 प्रांत, 5 प्रांत। बात समझ में आ रही है ना, ये काउंटिंग, ये नंबर, ये डिजिट, ये आपको क्लियर पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है समिति कितनी थी, तो यहाँ पर बात करेंगे हम 6 समितियां हुआ करती थी। वो समिति भी दी है कौन कौन सी है, तो 6 समिति हुआ करती थी, ये दी है देखो, ठीक है। ये बोले 6 समितियां हुआ करती थी। अब प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। एक समिति में कितने सदस्य होंगे, 5, तो 6 का गुणा आप 5 में करोगे, है ना, तो क्या आएगा, 30 आएगा, यानी कि 30, यानी टोटल 30 सदस्य हुआ करते थे, ओके। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रशासन 30 सदस्य का एक दल देखता था, समूह देखता था, और इसकी कुल 6 समितियां होती थी। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, ठीक है, जो इस प्रकार हैं, जैसे कि शिल्पकला, विदेश समिति, जनसंख्या समिति, उद्योग व्यापार समिति, वस्तु निरीक्षक समिति और कर निरीक्षक समिति। तो ऐसे करके 6 समितियां इसमें दी हैं।
शिल्पकला जैसे निर्माण, जो मूर्ति वगैरह बनाना, ठीक है। विदेश समिति यानी किसी को दूसरे देश में व्यापार करने जाना, ठीक है, तो ये फैसला करते थे किसको जाना देना है, नहीं जाने देना है, रूल्स बनाना जो भी है। जनसंख्या समिति जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए, उद्योग व्यापार वगैरह, ठीक है। और वस्तु निरीक्षण और कर निरीक्षण, कर निरीक्षण यहाँ पर क्या है, टैक्स वगैरह का पूरा वो रखना। तो ऐसे करके 6 समितियां हुआ करती थी मौर्य वंश के अंदर, ठीक है। अब देखिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि मौर्यकालीन विभिन्न प्रकार के कर, अब कुछ कर दिए हुए हैं, जैसे भू राजस्व होता था 1/6 लेते थे ना, तो ऐसे और कुछ कर दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है पिण्य, क्या लिखा हुआ है, पिण्य। तो पिण्य क्या है, पिण्य जो होता था वो संकट काल में प्रजा के द्वारा वसूला जाने वाला कर होता था जी। कब लेते थे, संकट काल। संकट काल कैसे, मान लीजिए बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया। अब सूखा पड़ गया तो लोग भूखे मर रहे हैं, उनकी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, तो उससे क्या करते थे, जनता से एक प्रकार का कर लिया करते थे, उसको बोलते थे पिण्य, यानी कि संकट काल में प्रजा के द्वारा वसूला जाना। तो संकट काल में लिया जाता था ये, संकट काल में, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, पिण्य, पिण्य को याद रखना, ठीक है। तो पिण्य से अपन को याद रखना है कि ये संकट काल में प्रजा के द्वारा जो है वसूला जाने वाला कर है, ठीक है। या इसमें उत्संग, एक और लिखा हुआ उत्संग, ये प्रजा द्वारा राजा को दिया जाने वाला उपहार है। यहाँ पर क्या है, प्रजा से मांगा नहीं जा रहा, प्रजा खुद दे रही है, और यहाँ पर संकट काल के समय प्रजा से लिया जाता है, ठीक है। तो एक प्रकार के संकट काल में तो पिण्य हो जाएगा, तो पिण्य से प्रणाम करेंगे सबको, पिण्य का मतलब प्रणाम किया जाएगा, ऐसे प्रणाम से याद कर लेंगे, प्रणाम किया जाएगा, ठीक है, प्रणाम से याद कर लेंगे, ओके। तो पिण्य हो गया। इसके अलावा फिर इसमें आ जाता है उत्संग। इस उत्संग को उत्सव से याद कर लीजिए, उत्सव है या कोई त्योहार है, तो उत्सव या उत्संग होता था या त्योहार होता था, तो प्रजा राजा को खुद से त्योहार पे कोई ना कोई उपहार भेज देती थी, ठीक है। तो उत्संग को उत्सव से याद करेंगे। हिरण्य, यह कर अनाज के रूप में ना लेकर, ठीक है, आजा नहीं है, ये अनाज है, ठीक है। तो इसको करेंगे अपन क्या, अनाज, तो यहाँ लगा अनाज के रूप में ना लेकर नगद लिया जाता था। तो हिरण्य क्या है, तो हिरण्य भी एक प्रकार का कर है। इसमें क्या होता था, इसमें नगद लिया जाता था ये कर, ठीक है। हिरण्य क्या है, हिरण्य एक प्रकार का कर है जो नगद लिया जाता था। तो हिरण्य यह कर अनाज के रूप में ना लेकर नगद लिया जाता, ओके। अब अगला लिखा हुआ है चोर रज्जू, ये चौकीदार का कर होता, ठीक है। चौकीदार का जो कर होता था उसको चोर रज्जू कहा जाए। चोर से बचने के लिए क्या रखते थे भैया, घर में चौकीदार रखते थे, ठीक है, चोर से कहीं चोरी से बचाने के लिए, ठीक है। तो चोर रज्जू है, और ये चोर रज्जू जो है रात भर जागेगा, ठीक है। तो चौकीदार से अपन को याद रखना है। शुल्क, आयात कर, बर्तनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सीमा पार सीमा पार करने पर, ओके, सीमा पार करने पर लिया जाने वाला कर, यानी मान लीजिए कोई एरिया फिक्स है, अगर कोई इस एरिया को पार करके जाएगा, इस एरिया में से निकल के जाएगा, तो उससे क्या करेंगे, कर ले लेंगे, ठीक है। तो सीमा को अगर कोई पार करेगा, जैसे ऐसा नहीं होता एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं तो रोड टैक्स लगता है, टोल टैक्स लगेगा आपका, जैसे ग्वालियर से झांसी जाते हैं तो टोल लगता है कि नहीं लगता, क्योंकि आपने क्या किया है, एक प्रकार से बॉर्डर को क्रॉस किया है, एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश किया है। तो सीमा पार करने पर लिया जाने वाला कर बर्तनी याद रखेंगे। इस बर्तनी को कैसे याद रखेंगे, बर्तनी इसको याद करेंगे बात नहीं, ठीक है। तो बोले जब सीमा पार कर रहे हैं, मान लीजिए कोई रात्रि में सीमा पार कर रहे हैं छुपके, ठीक है, बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं बिल्कुल छुपके, तो छुपके जा रहे हैं, चुपचाप जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं, पर कुछ लोग बात कर रहे हैं, तो जो उनको सीमा पार करा रहा है चोरी से रात में, तो वो क्या कह रहा है, देखो बात नहीं करनी, बात नहीं करनी है, बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि बात करोगे तो आवाज आएगी, और बात करोगे आवाज आएगी तो फिर वो ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसे करके बर्तनी और बात नहीं से याद रखना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा शुल्क, आयात, वर्तनी सीमा पार करने पर, सेना भक्त है तो किसी अभियान के दौरान सेना जिस गांव से गुजरती थी, ओके, उस गांव के लोग अनिवार्य रूप से सेना को रसद देते, रसद यानी कि राशन देते थे। तो यहाँ पे लगा हुआ है किसी अभियान के दौरान
सेना जिस गांव से गुजरती थी उस गांव के लोग अनिवार्य रूप से सेना को क्या करते थे, राशन देते थे। स्वाभाविक है, राशन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो सेना के भक्त हैं, या सेना भक्त याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक बहुत अच्छा वर्ड मिलता है विस्टी। ठीक है, तो निशुल्क श्रम अर्थात बेगार। देखो ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। जैसे मान लीजिए कोई काम करता है, ठीक है, अब कोई ऐसा काम करता है किसी के यहाँ पे कि उसको कोई मजदूरी नहीं मिल रही, तो वो क्या कहेगा पता है, वो ये कहेगा अरे यार ये पता नहीं कहाँ की बेगार पकड़ा दी, बोलते हैं ना बेगार। क्योंकि अगर कोई निशुल्क श्रम कर रहा है ना, कोई काम कर रहा है और उसे उसको कोई फायदा मिल ही नहीं रहा, तो वो क्या कहेगा, अरे यार पता नहीं कहाँ की बेगार पकड़ा दी, और मेरे को ये काम करने में मेरा टाइम जो है ना, टाइम मेरा यहाँ पे यार वेस्ट ही है ना। क्योंकि अगर आप ऐसा निशुल्क श्रम करोगे तो वहां पर टाइम को क्या कर रहे हो, आप वेस्ट ही कर रहे हो ना। मेरा ये टाइम तो कैसा जा रहा है, वेस्ट ही, यानी वेस्ट ही जा रहा है यार, मेरा पूरा टाइम वेस्ट ही जा रहा है। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है और वो पढ़ने वाला लड़का है, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है, बट वो उसके पड़ोस में कोई अंकल वगैरह उसको कोई ऐसा काम दे देते हैं बार बार, तो वो और उससे कोई फायदा नहीं, उसका टाइम जाता है। तो वो पता है वो क्या सोचता है, अरे यार ये वेस्ट ही है यार, फालतू में मेरा टाइम वेस्ट ही है, ये अंकल से दूर जाना पड़ेगा यार, बार बार कोई ना कोई काम सौंप देते हैं। ठीक है, तो विस्टी वर्ड यूज करा है निशुल्क श्रम अर्थात बेगार के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। अगर आपने नहीं पढ़ा, देखो नहीं पढ़ा होगा तो आपको ये शब्द पहाड़ जैसे लगेंगे, पेपर में आ गए तो आप कहोगे यार पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन बना देते हैं, क्या क्या पूछ लेते हैं, तो समझ जाओ आप, देखो दिया हुआ है। अब यहाँ पर बलि, बलि एक प्रकार का धार्मिक कर है, है वैसे भी है। तो बोलते कुछ लोग बलि देते हैं, भैया बलि क्यों देते हैं, अरे भैया वो देवता नाराज ना हो जाए, अरे वो ऐसा ना हो जाए वैसे, इसलिए बलि देने पड़ते हैं। क्योंकि ये बलि एक प्रकार का उस पर भार ही है, धार्मिक कर है एक प्रकार का, तो बोले उसने बोला था तो उसको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो बलि क्या है, बलि एक प्रकार का धार्मिक कर है। ठीक, यहाँ पर लिखा रज्जू, जैसे चोर रज्जू पढ़ा था हमने, चोर रज्जू। ठीक है, चोर रज्जू पढ़ा था, चोर रज्जू कौन है, चौकीदार। ठीक है, अब यहाँ पर जो रज्जू लिखा हुआ है, भूमि माप के समय लिया जाने वाला कर। ओके, तो देखो रज्जू, इस रज्जू को रज्जू से याद करेंगे, इससे याद करेंगे राजू। तो सोचिए राजू नाम का कोई पटवारी है और वो क्या करता है, भूमि को मापता है। तो जब भी किसी को भूमि मापने की रिक्वायरमेंट रहती है कि हमें भूमि की माप करवाना है यार, है ना, तो भूमि की माप करवाना है तो एक काम करो रज्जू से बात करो भैया, रज्जू से। रज्जू, रज्जू से क्या बन गया, राजू बन गया। तो रज्जू को बुलाओ, रज्जू को, यानी वो इतना इंटेलिजेंट है राजू, बहुत अच्छे से पूरी जमीन नपवा देता है। ठीक है, तो भूमि की माप के समय लिए जाने वाला जो कर है उसको बोला गया है रज्जू। ठीक है, विवित, विविध से वही विविताध्यक्ष चारागाह कर हो गया, वो अध्यक्ष हो गया जो चारागाह का हिसाब देखेगा, और जो चारागाह कर ले, चारागाह जो कर लिया जाएगा चारागाह का, वो विविध कहा जाएगा। ठीक है, तो विविध लेने वाला विविताध्यक्ष। ठीक, निर्यात कर, तो निर्यात कर तो निष्क्रम भी कहा गया है। ठीक है, निष्क्रम शब्द इस्तेमाल किया गया है किसके लिए, निर्यात की कर, एक्सपोर्ट कर रहा है कोई बाहर सामान बेच रहा है तो बेचने के लिए उसको सेल टैक्स लग रहा है। ठीक है, गुल्मदेह सैनिकों की फीस होती थी, तो सैनिकों को जो मिलता था, सैनिकों के लिए जो पैसा मिलता था उसको गुल्मदेह कहते हैं। गुल्मदेह यानी कि गुलाम को दे। ठीक है, गुलाम को दे भैया, तो जल्दी से दे, राजा कह रहा है अपने गुलाम को दे, और राजा के जो गुलाम है वो सैनिकों की फीस हो गई। सेना भक्त किसी अभियान के दौरान, ये मैंने आपको बता दिया, जिस गांव से गुजरती थी उस गांव के लोग अनिवार्य रूप से देते थे। ओके, बड़े ही शांत, देखो हर चीज को पॉजिटिव समझिए, बोरियत भी होगी, लगेगा कि यार कैसे कैसे शब्द हैं, बट हमने उसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करी है। आप उनको कनेक्टिविटी से याद करिए, और जो मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ उस लॉजिक को ध्यान रखिए। ठीक है, अब जो रज्जू है, रज्जू को राजू से याद करो ना, राजू से याद करोगे भूमि माप के समय लिया जाने वाला कर याद हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय समाज को 7 जातियों में बताएं, यानी अब उस पर उधर पढ़ चुके हो कि कर्म के आधार पर कोई भी कोई कर्म करता था, काम करता था, तो बोले कर्म के आधार पर 7 जातियों को हुआ बता। ठीक है, अब 7 जाति हैं। दार्शनिक, दार्शनिक क्या है, इधर से उधर घूमने वाले, है ना, किसान, अहीर ग्वाले जो गाय वगैरह, कारीगर शिल्पकार जो मूर्ति निर्माण करें, सैनिक जो राजा की सेना में होंगे, निरीक्षक या गुप्तचर होंगे जो इधर उधर जांच करेंगे, गुप्तचर जासूसी करेंगे, और सभासद शासन वर्ग, यानी कि सभासद का मतलब जो शासन वर्ग, यानी कि जो राजा की मंत्री परिषद का हिस्सा होंगे, राजा के राजनीतिक रूप से उसकी टीम में काम करेंगे, वो सभासद या शासन वर्ग हुए। इस शासन वर्ग को हम
वो 30 सदस्य भी वो भी मान सकते हैं, जिसमें हमने समितियां पढ़ी है, 6 समिति थी, 5-5 उसमें सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, इस प्रकार से 7 यहाँ पे जाति बताई गई है। व्यापार, ताम्रलिप्त से मोती। देखो यहाँ पर जो ताम्रलिप्ति लिखा हुआ है ना, ताम्रलिप्ति बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि ये ताम्रलिप्त क्या है, ये एक बंदरगाह है। ओके, अगर आपसे बोलते हैं ताम्रलिप्ति क्या है, ये एक बंदरगाह है। अब यहाँ पर ताम्रलिपि आ जाए लिखा हुआ तो तुम ये सोचोगे यार कोई तांबे पे लिखने वाली लिपि होगी, नहीं। यह लिखा है ताम्रलिप्त से मोती, नेपाल से चमड़ा, सीरिया से मदरा और पश्चिम एशिया से घोड़ों का आयात होता। बात समझ में आ रही ना, आयात यानी कि इंपोर्ट करना, इंपोर्ट करना मतलब खरीदना। ओके, तो ये आयात किया जाता था। तो ताम्रलिप्त से क्या करते थे, मोती, मोती मोती को आयात करते थे। ठीक है, नेपाल से चमड़ा, सीरिया से मदरा, सीरिया से मदरा और पश्चिम एशिया से घोड़ों का आयात होता था। भारत से मिस्र को हाथी दांत, अपने भारत से क्या बेचते थे हम, हाथी दांत भेज दिए, कछुए कछुए भेज दिए, है ना, सीपियां भेज दी, मोती भेज दिए, नील, बहुमूल्य लकड़ी, चंदन वगैरह आदि का निर्यात होता था। देशज वस्तुओं पर 4% और आयातित वस्तुओं पर 10% बिक्री कर लगाया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर आयातित वस्तुओं पर, ठीक है, 10% बिक्री कर लिया जाता था। देशज वस्तुओं पर 4% तथा आयातित वस्तुओं पर 10% बिक्री कर लिया जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज के अनुसार बिक्री कर ना देने वाले को मृत्युदंड दिया जाता। सोचिए, वो तो हंस के देगा ना, बिक्री कर दो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिक्री कर ना देने वाले को भैया मृत्युदंड दे देते हैं, तो मृत्युदंड दिया जाता था अगर कोई बिक्री कर नहीं देगा तो। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है भैया सिक्के। तो जैसे हमने आहत सिक्के पढ़ लिए, हमने पढ़ लिया कि आहत सिक्के थे, या हमने पढ़ लिया पंचमार्क सिक्के थे। ओके, तो सिक्कों के बारे में दिया है कि मौर्यों की राजकीय मुद्रा पण थी। देखो पण, जो मौर्यों की राजकीय मुद्रा होती थी उसको पण कहा गया, पण। ठीक है, जो वस्तुतः चांदी का सिक्का था, तो पण क्या है यहाँ पर, मुद्रा है, वो भी चांदी का। जैसे हमने निष्क पढ़ा था, निष्क भी क्या थी, मुद्रा थी। ठीक है, अधिकारियों को वेतन आदि देने में इसी का प्रयोग होते थे। जैसे हमने बोला पणयाध्यक्ष पढ़ा था, पणयाध्यक्ष क्यों पढ़ा था, पणयाध्यक्ष को क्यों पढ़ा था, क्योंकि ये जो पणयाध्यक्ष था ये विक्रय विभाग का अध्यक्ष, जो वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष था, और वाणिज्य विक्रय होगा तो किसके द्वारा होगा, मुद्रा के द्वारा होगा। तो यहाँ पर पण जो है चांदी का सिक्का है। ओके, अधिकारियों को वेतन आदि देने में इसी का प्रयोग होता था। इन्हें पंचमार्ग सिक्के भी कहा गया है। क्या कहा गया है, पंचमार्ग सिक्के। ठीक है, या आहत सिक्के। निष्क व स्वर्ण सोने का सिक्का, तो ये निष्क जो है ना, ये सोने का सिक्का हुआ करता था ज्यादातर। ठीक है, पण रुपये रूप, कारशापण भी पढ़ा है हमने सिक्का, है ना, धरण, सतमान, ये चांदी का सिक्का होता था। माशक और काकड़ी तांबे का सिक्का होता था। तो यहाँ पर आपको चाहे सोने का हो, ठीक है, चाहे चांदी का हो, चाहे तांबे का हो, तो यहाँ पर सभी धातुओं के सिक्के ज्यादातर दिए गए हैं, और नाम। ठीक है, तो सबसे इंपोर्टेंट क्या है, नाम। तो निष्क जो है वो स्वर्ण यानी सोने का सिक्का। ठीक है, ये बात काट दीजिए, निष्क स्वर्ण या सोने का सिक्का होता था। पण रुपये रूप, कारशापण, धरण, सतमान चांदी का सिक्का। ठीक है, और माशक और काकड़ी जो होते थे, माशक और काकड़ी जो है वो तांबे का सिक्का होता था। बस ये अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मौर्य साम्राज्य का पतन। अशोक के बाद मौर्य उत्तराधिकारियों के कई नाम होते हैं, जैसे कि कुणाल है, संप्रति है। देखिए, कुणाल संप्रति जैन धर्म के उपासक, दशरथ आजीवक धर्म का उपासक, बृहदत्त इनमें से, बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक हुआ करता था। ठीक है, अब ये चीज तो हमने पहले ही पढ़ ली है तो कोई दिक्कत नहीं। भारत के विपरीत चीन का राजा सीन हुआंग थी। देखिए, जब भारत में मौर्य वंश चल रहा था, ओके, देखना, जब भारत में मौर्य वंश चल रहा था तो उस समय चीन के अंदर एक राजा हुआ करता था, उसका नाम था सी हुआंग सी हुआंग थी। ठीक है, सी हुआंग थी, नाम थोड़ा सा अटपटा लगेगा बट चाइनीज नाम है ना, इसलिए।
तो शी हुआंगती था सीथियन शकों के हमले से। अब देखो यहाँ पे क्लू मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो सीथियन लिखा है, यहाँ पे शक लिखा है। अभी हम आगे जाके शक वंश के कुछ राजाओं के नाम पढ़ने वाले हैं, प्लस हम कुषाण वंश के राजाओं के नाम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ये शक कुषाण जो है ना, ये चाइना साइड से ही आए थे। मध्य एशिया वाला एरिया बताते हैं, चाइना साइड से आए थे। और वहाँ की एक यूची जाति थी, यूची जाति चाइनीज की, चाइना की, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, ये शक जो होते थे ना, शक ये घुमक्कड़ जाति थी, खानावद उस टाइप की। तो यूची जाति ने क्या करा, इन शकों को खदेड़ दिया, भगा दिया वहां से, चाइना से। और ये हमारे यहाँ पर आके बस गए भारत में, और इन्होंने अपना एक अलग वंश स्थापित कर दिया, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पर सीथियन और शकों की बात आई है, इसलिए। तो हम क्या था कि राजा सी हुआंगती ने सीथियन शकों के हमले से बचने के लिए, जिस शकों के हमले हो रहे थे उन पर सीथियन के, तो हमले से अपने साम्राज्य की सुरक्षा हेतु 210 ईसा पूर्व में, ओके, चीन की महान, ये महादीवार बोल दे या महादीवार बोल दे या महान दीवार बनवाई। परंतु मौर्य साम्राज्य के पतन का सबसे मानमत योग्य उत्तराधिकारों का अभाव है। अब सुनिए जरा, यहाँ पर 210 ईसा पूर्व भी याद करके रखिए, क्योंकि आपको पता है ना, चीन की जो महान दीवार है, ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, बहुत इंपोर्टेंट है। सैटेलाइट से ये पूरी बाउंड्री दिखती है इसकी, चीन की महान दीवार, ठीक है। तो बहुत बड़ी है, ये 7 अजूबों में से एक है दुनिया के। तो इसको 210 ईसा पूर्व में यहाँ पर लिखा ना, शी हुआंगती ने बनवाया था। ये नॉलेज वाली बात है, ठीक है। तो अगर आपको ये 210 ईसा पूर्व याद करना है, मान लीजिए, तो कैसे याद करोगे, इसका ऑब्जेक्ट बताता हूं मैं आपको, नेता से, ठीक है। सोचिए, दीवार, चीन की दीवार बन चुकी है। अब चीन की दीवार बन चुकी है, तो उसका उद्घाटन करवाया चाइनीज लोगों ने। किससे करवाया, वहां के नेता से रिबन कटवा दिया, ठीक है। तो नेता से अपन को याद रखना है 210 ईसा पूर्व, याद रखना है कि 210 ईसा पूर्व में चीन की महान दीवार का निर्माण कराया गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ विदेशी शासक। तो विदेशी शासकों के बारे में थोड़ा बहुत दिया गया है, जैसे डेमेट्रियस है, यूक्रेटाइडस है, मिनांडर है, सिकंदर है ना। इनके बारे में थोड़ा बहुत दिया गया है, क्योंकि इनके नाम थोड़े से टकराए ना, इस वजह से। जैसे डेमेट्रियस वंश भी हुआ करता था, इसी डेमेट्रियस वंश में मिनांडर पढ़ने वाले हैं, मिनांडर, ओके। राजधानी इनकी शाकल या सियालकोट थी। ये शाकल सियालकोट, ये पाकिस्तान वाला एरिया मान के चलो, ठीक है। देखिए, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक मिनांडर था। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन करें अब जो मिनांडर को पढ़ क्यों रहे हो, वो देखो, ये जो मिनांडर था ना, एक बौद्ध भिक्षु हुआ करता था, नागसेन, ठीक है। तो मिनांडर की और नागसेन के बीच में क्या हुआ, लड़ाई हो गई, युद्ध हो गया मान लो। तो क्या हुआ, ये नागसेन थे बौद्ध भिक्षु, और जो मिनांडर से लड़ाई हुई, तो नागसेन से मिनांडर जी हार गए। और मिनांडर हार गया ना, तो इसने क्या किया, नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली, बौद्ध धर्म अपना लिया मिनांडर ने। और अपना खुद का नाम मिलिंद पन्नो, मतलब मिलिंद पन्नो एक ग्रंथ अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, नाम ही बदल लिया उसने। देखो, सबसे प्रतापी शासक था मिनांडर। मिनांडर किस वंश का राजा था, डेमेट्रियस वंश का, डेमेट्रियस वंश, ठीक है। डेमेट्रियस को अपन कहा था डेमेट्रियस। अब सुनिए, यहाँ पर 165 ईसा पूर्व है। अब इसको अपन कह सकते हैं ना कि 322 से लेके 184 के बीच का समय है, यानी जब मौर्य वंश का शासन चल रहा है, उसी बीच की बात चल रही है, ठीक है ना। और उधर हमने 210 ईसा पूर्व भी पढ़ा है चीन की महान दीवार के लिए, तो वो भी इसी के बीच में 322 से माइनस में जाओगे तो आएगा कि नहीं आएगा, तो ये उस बीच के ही अपन पढ़ रहे हैं। तो हुआ क्या, मेनांडर 165 ईसा पूर्व से 145 ईसा पूर्व बताते हैं। बौद्ध साहित्य में मिलिंद कहा गया है, मिलिंद, ओके। मेनांडर ने अपना नाम बदल दिया और अपने नाम क्या रख दिया, मिलिंद रख दिया, ठीक है। मेनांडर के सिक्के भड़ोच अथवा उसके अभिलेख कौशाम्बी के पास रेह से प्राप्त होते हैं। ये भड़ोच गुजरात में आता है। हालांकि बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नों में एक बौद्ध ग्रंथ लिखा गया, फिर उस बौद्ध ग्रंथ का नाम था मिलिंद पन्नो। बोले इस मिलिंद पन्नो में मिनांडर के बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ वाद विवाद के उपरांत बौद्ध धर्म का अनुयायी बनने की कथा लिखी हुई है कि मिनांडर ने बौद्ध धर्म अपना लिया और अपना नाम मिलिंद रख लिया।
और ग्रंथ का नाम क्या है, मिलिंद पन्नु। ठीक है, इसकी राजधानी शाकल शिक्षा व व्यापार का एक प्रसिद्ध केंद्र हुआ करती थी। तो हमें थोड़ा सा डेमेट्रियस वंश के बारे में नॉलेज मिली। इस डेमेट्रियस वंश में एक प्रतापी राजा हुआ करता था मिनांडर। मिनांडर की लड़ाई किससे हुई थी, नागसेन से, और नागसेन एक बौद्ध भिक्षु थे, और वाद विवाद होने के बाद में मिनांडर हार गया, तो मिनांडर ने बौद्ध धर्म धारण कर लिया और अपना नाम मिलिंद कर लिया, और एक बौद्ध ग्रंथ लिखा गया था उसका नाम रखा गया था मिलिंद पन्नु। बस ऐसे स्टोरी फॉर्म में आप उसको याद करिए। आप ये नहीं सोचिए कि भैया ये पता नहीं कहाँ की आप बता गए, पता होना चाहिए बस अपन को ये चीज। ठीक है, अब देखते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा यूक्रेटाइडस, एक था डेमेट्रियस, यूक्रेटाइडस वंश। यूक्रेटाइडस वंश में क्या है भाई, इस वंश का सबसे प्रतापी राजा एंटियाल किडास था। इसने शुंग शासक भागभद्र के विदिशा स्थित दरबार में, ठीक है, एक राजदूत हेलियोडोरस को भेजा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। ओके, ये हेलियोडोरस का खम्मा कहाँ पे, विदिशा में। हेलियोडोरस का खम्मा कहाँ पे, विदिशा में। कभी ये प्रश्न बनता है, हेलियोडोरस, ये हेलियोडोरस का खम्मा विदिशा में, बताते हैं कि यहाँ पर विष्णु जी के नाम अंकित किए गए हैं। इसको एक गरुड़ स्तंभ कहा गया है, और ऐसा बोला जाता है कि हेलियोडोरस ने भी एक समय में जो है भागवत धर्म को अपनाया होगा, विष्णु जी को माना है इसने। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमें क्लू मिलता है। ओके, तो हम यूक्रेटाइडस वंश को क्यों पढ़ रहे हैं, हेलियोडोरस की वजह से। हमने डेमेट्रियस वंश क्यों पढ़ा, मिनांडर की वजह से। अब हेलियोडोरस का खम्मा कहाँ पे, विदिशा में, जो कई पेपरों में आया है स्टेट एग्जाम में, क्यों, हमारे एमपी का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। ठीक है, तो ऑल इंडिया लेवल पर भी ये हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री से भी क्वेश्चन बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हेलियोडोरस जो था वो किसका राजदूत था, एंटियाल किडास का। और एंटियाल किडास किस वंश का था, यूक्रेटाइडस वंश। ठीक है, तो ये क्या है, एक विदेशी शासक है एक प्रकार से, बट क्या है, इनके कोई ना कोई राजदूत वगैरह वो अपने हिंदुस्तान में आए, तो उस वजह से इनको हमें पढ़ना पड़ा। ठीक है, अब इसने, जिससे विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ बनाया थी जिसने, उस पर वासुदेव का नाम अंकित है, और इसमें उल्लेखित भागवत शब्द हेलियोडोरस के लिए प्रयुक्त हुआ है। और इससे पता चलता है कि हेलियोडोरस ने स्वयं भागवत धर्म ग्रहण किया। यूनानियों ने, अब देखो यहाँ पर ये लाइन अलग हो गई। ठीक है, हेलियोडोरस ने भागवत धर्म अपनाया, सब बताया गया है, क्योंकि एविडेंस है भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण लाइन लिखी है कि यूनानियों ने ही सर्वप्रथम सोने के लिखित सिक्के चलाए। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कई बार मतलब इतनी सारा कंफ्यूजन है सिक्कों को लेकर, तो कुछ ज्यादा ही है। जैसे हम इतने सारे सिक्के पढ़ चुके हैं, हमने निष्क पढ़ लिया, निष्किक मुद्रा है, निष्किक सोने का सिक्का है। अब ये सोने का सिक्का जो है, इस पे कोई आकृति अंकित कर देना बात अलग है ना, और इस पे लिखावट आ जाना बात अलग है। आकृति अंकित कर दी भैया, सांचे में डाल दिया उसको, केवल एक सांचे में डाल दिया और उससे वो इमेज बन गई, तो वो हो गया निष्क। लेकिन यहाँ पर क्या था कि यूनानियों ने भी चलाए सर्वप्रथम सोने के सिक्के, बट ये सुडोल गोल थे, ये चौकोर थे, ये गोल थे, और गोल होने के साथ साथ इस पर कोई ना कोई लिखित, यानी कि इस पर लैंग्वेज लिखी होती थी, लिखित सिक्के। ठीक है, तो ये कई बार ये प्रश्न बन जाए, अगर कभी ऐसा कुछ प्रश्न आ जाए पेपर में कि भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी करे थे, तो भारत में सोने के सिक्के यूनानियों की वजह से है। तो यूनानियों ने सोने के सिक्के सर्वप्रथम, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको जरूर याद रखेंगे। ठीक है, और ये यूनानियों वाला समय भी वही है, देखो यूनानियों में ही आता है सिकंदर। ओके, और यहीं पे आ जाता है सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर, बात समझ में आ रही ना, ये वही समय है। जैसे निष्कम मुद्रा पढ़ लिए, वो हमने पहले पढ़ा है, लेकिन उसमें ऐसा तो नहीं है कि मतलब ये मौर्य वंश से पहले, सिकंदर से पहले, ऐसा कुछ नहीं, उसके बारे में जानकारी लिखी हुई है। तो अब देखो जो चीज लिखी है वो तो उस पर तो अपन को पहुंचना पड़ेगा, है ना। तो यूनानियों ने ही, क्यों, क्योंकि यूनानी वो ही है भैया, सिकंदर, सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर का संबंध किससे होगा, चंद्रगुप्त मौर्य से। तो चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा बना भी नहीं था, तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था कि नहीं किया था। और उस समय राजा कौन था, उस समय राजा घनानंद था, फिर बाद में मौर्य वंश आया है। तो कहने का मतलब आप इस चीज को याद करके रखें। ऐसा नहीं है कि यूनानी, अब अपन मौर्य वंश के बाद में ये टॉपिक पढ़ रहे हैं
तो आप ये सोचेंगे सर ये मौर्य वंश के बाद में तो है ना, तो फिर वो निष्क भी तो था। तो कहने का मतलब जो निष्क जो है वो होगा, बट पहले इन्हीं ने जारी करा था। अब ये मौर्य वंश से पहले भी थे ना यूनानी, 326 में जब सिकंदर ने आक्रमण कराए, मौर्य वंश से पहले के हैं। तो इनसे आइडिया लेके बाद में जाके निष्क भी बना ली होगी, कोई बड़ी बात है क्या? ठीक है, जिन पर एक और राजा की तथा दूसरी ओर देवता या अन्य चिन्हों की आकृति भी होती थी। यूनानियों ने द्विभाषा युक्त सिक्के भी चलाए, यानी दो तरह की भाषा उसमें होती थी। मालवा के शकों में अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय था, जिसे गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मारकर पहली बार मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलवाए। चलिए ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा लाइन है, और ये रुद्र सिंह नहीं है, ये रुद्र शिव है। ओके, रुद्र शिव है, शंकर जी वाले शिव। ठीक है, अभी अपन आगे पढ़ेंगे, शकों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए बात चल रही थी सिक्कों की, इसलिए यहां पर ये दिया है, जैसे ये जो चीज है यहां से सिक्कों की बात चल रही थी ना, इसलिए ये वाली लाइन यहाँ पे दी है। ठीक है, अब एक चीज सुनिए, यहां पर लिखा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। याद रहे ये गुप्त वंश का राजा है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त प्रथम भी था और चंद्रगुप्त द्वितीय भी था, और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का राजा था, उसका कार्यकाल अलग है। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय है, इसका कार्यकाल अलग है, क्योंकि ये जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है ये 380 ईस्वी में राजा बना है, और जो चंद्रगुप्त मौर्य वो तो तुम्हारे दिमाग में आ ही गया होगा, इतने पढ़ रहे हो आप, है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य बना था राजा कब? 322 ईसा पूर्व में। अब आप ये देख सकते हो कि ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चंद्रगुप्त मौर्य के 322 साल वो हो गए और 380 साल ये हुए, यानी लगभग 600 साल बाद आए। समझ गए, लगभग 600 साल बता रहा हूँ, 600 साढ़े 600 साल हो रहे हैं। तो ये चीज अगर कभी क्वेश्चन बन जाए कि व्याघ्र शैली के सिक्के किसने चलाए, व्याघ्र का मतलब इसमें बाघ छपा होता था, शेर, तो भैया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय, दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, अगर आपसे कभी क्वेश्चन करें कि मयूर शैली के सिक्के किसने चलाए थे सबसे पहले, मयूर शैली के सिक्के जिसपे मोर छपी होती थी, मयूर शैली के सिक्के चलाए थे एक राजा हुआ करता था कुमारगुप्त। ओके, कुमारगुप्त, बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। मयूर शैली के सिक्के जिसमें मोर छपी होती थी वो कुमारगुप्त राजा था, गुप्त वंश का। ठीक है, इसी गुप्त वंश का एक और राजा था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, ओके, और इस स्कंदगुप्त की एक और विशेषता है कि इसने वृषभ मुद्रा जारी करी थी। कौन सी मुद्रा? वृषभ मुद्रा। वृषभ मुद्रा में जिसमें बैल छपा होता था। तो वृषभ मुद्रा किसने? स्कंदगुप्त ने। व्याघ्र शैली के सिक्के किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। मयूर शैली के सिक्के किसने? कुमारगुप्त ने। बात समझ आ गई? 3 क्वेश्चन मिल गए कि नहीं मिल गए आपको, है ना, तो याद रखेंगे। प्रत्येक विभाग का एक नियंत्रण अधिकारी अध्यक्ष था, तो हमने पूरे 26 अध्यक्ष पढ़ लिए हैं, तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। राज्य कृषि भूमि विभाग का अध्यक्ष शीताध्यक्ष बिल्कुल है। विक्रय विभाग का पणियाध्यक्ष या वाणिज्य विभाग पढ़ चुके हो। टकसाल विभाग का लक्षणाध्यक्ष पढ़ चुके हो। खानों के विभाग का आंकड़ा अध्यक्ष भी पढ़ चुके हो। वन संविदा विभाग का कुपीयाध्यक्ष वो भी मैं पढ़ा चुका हूँ। पूरे 26 अध्यक्ष ही करा दिए तो कोई टेंशन नहीं। ओके, तो ये जो चीजें हैं मैंने जो आपको कराई हैं, ठीक है, इसमें आप ये देखेंगे कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे इसमें अगर हम देखें तो ये बहुत काम की चीजें हैं जो आपको बिल्कुल पेपर में टकरा सकती है। ठीक है, अब देखिए, गुप्तचर 2 प्रकार के हुआ करते थे। गुप्तचर जो जासूस होते थे ना, वो 2 प्रकार के बताएं। एक स्थान पर रहने वाला गुप्तचर जो एक ही जगह पर रहे, उसको कहा गया संस्था। और एक होता था भ्रमणकारी, जो नगर के इधर उधर मतलब बाहर भी चला जाता था, उसको बोलते हैं संचार, कम्युनिकेशन। ठीक है, तो देखो, अगर कोई भ्रमणकारी होगा, इधर से उधर जाएगा, तो उससे संचार करना जरूरी है, कम्युनिकेशन, उससे कैसे कनेक्टिविटी रहेगी आपकी। तो गुप्तचर, देखो संस्था, कोई भी संस्था होती है मान लीजिए, तो एक जगह होती है कि नहीं होती, है ना। कोई भी संस्था है, कोई ऑफिस है, तो एक जगह ही तो होगी ना, और उसी जगह से उसकी पूरा काम चलेगा। तो संस्था क्या है? बोले गुप्तचर है, एक ही जगह पर रहने वाला। और अगर आपसे कहे संचार क्या है, तो यहाँ भी गुप्तचर है, जासूस है, जो भ्रमणकारी था।
तो ये शब्द भी आपको अपने माइंड में सेट करके रखना है, ठीक है। तो संचार वैसे कम्युनिकेशन होता है, इसकी हिंदी निकालो तो कम्युनिकेशन मतलब कनेक्टिविटी का काम करने वाला, बट यहाँ पर भ्रमणकारी गुप्तचर को संचार कहा गया है, ठीक है। धर्मस्थली दीवानी न्यायालय होते थे जिनके न्यायाधीश व्यवहारिक, व्यवहारिक हम पढ़ चुके हैं दीवानी न्यायालय के। कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय हम पढ़ चुके हैं, प्रतिष्ठा पढ़ चुके हैं ना। फौजदारी न्यायालय भी कह सकते हो, कंटक शोधन भी कह सकते हो। कंटक शोधन जो इन्होंने कह दिया तो कह दिया भैया, ठीक है। मौर्य साम्राज्य में कितने प्रांत बताए, 5 प्रांत थे, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। प्रांतीय शासक कुमार कहलाता था, जो प्रांत का शासक होता था, जो राज्य का राज्यपाल, उसको कुमार भी कहते थे। प्रांत जिलों में बटे हुए थे, बहुत ही काम की चीज आ गई। प्रांत जो होते थे जिलों में, आज भी प्रांत जिलों में बटे होते हैं, प्रांत को हम प्रदेश कहते हैं, ओके। उस समय में इसको प्रदेश को क्या कहा गया, प्रांत कहा गया। अब आपको पता है कि ये जो प्रांत है, ये प्रदेश है, ये काय में बटे होते हैं, ये बटे होते हैं जिले में, ठीक है, ऐसे बताऊंगा। प्रांत जो होते थे वो काय में बटे होते थे, जिले में, और जिले जो बटे होते हैं वर्तमान में तहसील में, है ना, ग्राम। तो ऐसा पहले भी हुआ करता था कि प्रांत हुआ करते थे, पूरा राज्य हो गया, जो जिलों में बटे हुए थे। बट यहाँ पर प्रांत के अंडर में जिले हैं, और यहाँ पर जिले को विषय कहा, ठीक है। जैसे कि ये प्रांत है, प्रांत क्या है हमारा, मध्य प्रदेश, ओके। अब यहाँ पर क्या लिखा, विषय, तो विषय क्या है हमारा, जिला शिवपुरी, समझ गए। तो यहाँ पर प्रांत राज्य को कहा गया है, और विषय विषय जिले को कहा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, आप अपने माइंड में रखना। विषय सब्जेक्ट भी होता है, बट यहाँ पर विषय किसको बोला गया है, यहाँ पर विषय बोला गया है जिले को। और जो जिले का अधिकारी होता था, जो पूरे जिले का, जैसे जिलाधीश होते हैं, कलेक्टर साहब होते हैं, तो उनको विषयापति या एग्रोनोमी कहा है। कितना इंपॉर्टेंट चीज है, देखो आपसे कहा विषयापति किसे कहा गया है, तो विषयापति बोला गया है जो जिले का प्रमुख है, यानी कि जो कलेक्टर साहब है उनको बोला गया है एग्रोनोमी या विषयापति। कितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं देखो आप, है ना। ग्राम प्रमुख ग्रामीणी, बिल्कुल ग्राम का जो प्रमुख होगा, जो ग्रामीणी कहा जाएगा, या ग्रामीणी यहाँ शब्द बना है, बट अब हम क्या कह देते हैं, अब हम ग्रामीण कह देते हैं। ग्रामीण, ग्रामीणी से ही ग्रामीण बना, ठीक। नगर का प्रमुख नगरक हो गया। मेगास्त्री ने 30 सदस्य वाली नगर परिषद पौर सभा का उल्लेख किया, पहले ही पढ़ चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है। एस्ट्रोनोमी जो होता था, इसका अधिकारी होता था, इसको अपन कहेंगे नगरपाल का अध्यक्ष, एस्ट्रोनोमी। 6 समितियां थी, 5-5 सदस्य थे, पढ़ चुके हैं। नगर परिषद के कार्य क्या होते थे, यहाँ पर उद्योग, शिल्प, विदेशी नागरिक की जानकारी, जन्म मृत्यु पंजीकरण, व्यापार वाणिज्य, बिक्री कर, और बाजार नियंत्रण व्यवस्था, ठीक। रज्जुक, राजू से बुलाओ, भूमि मापने का काम, सीमा तय करने वाला अधिकारी। युक्तक, स्थानिक गोप, ये भी स्थानीय अधिकारी हुआ करते थे, बट इनको मैंने देखा नहीं कि इनको क्या कहते हैं, और तो कोई दिक्कत नहीं, जितने मैंने बता दी उतने आपको याद कर लेना है, ठीक है। रुद्र दमन के गिरनार अभिलेख से ज्ञात होता है कि मौर्यों ने जल संसाधन पर पर्याप्त ध्यान दिया, बिल्कुल दिया, क्यों, क्योंकि हमने मौर्य वंश के द्वारा बनवाई गई सुदर्शन झील के बारे में पढ़ा है, और सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य का ही कोई प्रांतीय शासक था, पुष्यगुप्त, ओके। पुष्यगुप्त था, उसी की वजह से सुदर्शन झील बनी थी। 5 प्रांत कौन कौन से थे ये दिए हैं, और उनकी राजधानियां भी दी है। मैंने बताया था ना प्रांत कितने थे भैया, 5। अब दिमाग में आएगा ना कौन कौन से थे सर उस समय में। उत्तरापंत था और दक्षिणापंत था, ठीक है। तो उत्तर दक्षिण 2 दिशा हो गई। तो उत्तरापंत में यहाँ पर तक्षशिला राजधानी थी इसकी, कितना इंपॉर्टेंट है सोचो, उत्तरापंत की राजधानी तक्षशिला। देखो उत्तरापंत से कैसे याद रखेंगे कि उत्तर अपन दे देंगे। अगर कोई हमसे ये पूछे कि बताओ विश्व की पहली यूनिवर्सिटी बताओ, विश्व का, दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय बताओ, तो उत्तर अपन का दे देंगे तक्षशिला, ठीक है। उत्तरा, या अपन ऐसे भी याद कर सकते हैं कि एक शिला थी, उस शिला से पानी गिर रहा था, और एक व्यक्ति उस शिला के माध्यम से, पानी के माध्यम से नीचे उतरा, ठीक है, पानी में उतरा, ठीक है। तो शिला से उतरा है, उत्तरापंथ, ऐसे याद करके रखो। प्राची, पाटलिपुत्र, तो हम ऐसे याद रखेंगे पाटलिपुत्र बहुत प्राचीन नाम है। वर्तमान में इसको क्या कहते हैं, इसको वर्तमान में इसको पटना कहते हैं, तो प्राचीन पाटलिपुत्र, है ना। अवंती,
उज्जैनी, अवंती, महिष्मती, उज्जैनी, अवंतिका, ये तुम्हें पता ही है ना। दक्षिणापंथ की स्वर्णगिरी, तो दक्षिणापंथ से याद रखेंगे, दक्षिणापंथ, दक्षिणापंथ स्वर्णगिरी। दक्षिणापंथ से देखो दक्षिण से याद रखेंगे, दक्षिण, ठीक है। तो दक्षिण भारत की कोई यात्रा पे गया, और दक्षिण भारत की कोई यात्रा पे गया तो उनकी स्वर्णगिरी यानी उनकी सोने की चेन गिर गई, ठीक है। सोने की चेन गिर गई, बोले दक्षिण भारत गए थे घूमने के लिए, तो वहां पे सोने की चेन गिर गई, ठीक है। कलिंग है तोसली, कलिंग तोसली, तो ये अपन को याद रखना है। कलिंग का राजा खारवेल था ना, तो कलिंग की राजधानी क्या थी, तोसली, याद रखना है, कलिंग तोसली, तो कलिंग तोसली को रखें। उत्तरापंथ है तक्षशिला, प्राची है तो पाटलिपुत्र, अवंती है तो उज्जैनी, दक्षिणापंथ है स्वर्णगिरी, और कलिंग है तो तोसली, ठीक है। अब आपका पूरा मौर्य वंश कंप्लीट होता है, और इस मौर्य वंश के बाद में फिर आता है एक शुंग वंश, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि चंद्रगुप्त मौर्य के पहला शासक था मौर्य वंश का, पर अंतिम शासक था बृहदत्त मौर्य, और बृहदत्त मौर्य की हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। वहां से शुंग वंश की स्थापना होती है, और इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। तो आज की क्लास थोड़ी सी 2-5-10 मिनट एक्स्ट्रा हो गया टाइम, कोई दिक्कत नहीं, बट हमने मौर्य वंश को पूरा किया है, कंप्लीट कर लिया है। बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं, जो शब्द आपको नहीं आ रहे उनको आप बार बार रिपीट करिए, रिवीजन करिए, और जिनका मैंने लॉजिक बता, जिस नाम का मैंने लॉजिक बता दिया वो तो तुम्हें याद रहेगा ही, ये पक्की बात है। बस आपको 1-2 बार रिवीजन करना है, उसका आ जाएगा, है ना, वो तो रहेगा ही आपके दिमाग में। बट अगर मान लो किसी का लॉजिक नहीं भी बनाया या नहीं रखा हमने, तो उसको पढ़ के याद करिए, 2-3 बार उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। बस जितना पढ़ रहे हो उतना तैयार करते जाओ, बस इतना करना है बस, और आप देखेंगे सब कुछ तैयार होगा, बहुत अच्छे से तैयार होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको बढ़िया लगी होगी, काफ़ी कुछ समझ में आया होगा आपको, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, बस ऐसे ही आप कंटिन्यूस रेगुलर कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, रेगुलर पढ़िए, और जो जो कहीं ना कहीं ऐसे छात्र हैं, है ना, जिन जो ज़रूरतमंद छात्र हैं, उनको आप बिल्कुल जानकारी दीजिए कि हाँ भाई क्लास वो अटेंड करें, बढ़िया से ऐसी क्लास अटेंड लेते रहें रेगुलर, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस ऐसे ही आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।